नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आज आखिरकार संसद में भाषण दे पाए। पिछले सोमवार को आप याद कीजिए, जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की कोशिश की तो लगातार उन्हें 2 दिन तक रोका गया और फिर बिना चर्चा के ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। गनीमत है कि बजट पर ऐसा नहीं हुआ और राहुल गांधी ने संसद में अपना भाषण फाइनली दे दिया। हालांकि आज भी उन्हें रोकने टोकने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन आसंदी पर बैठे जगदंबिका पाल ने मामला संभाला और राहुल गांधी अपनी पूरी बात रखने में सफल हुए। आज के भाषण में राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर देश की संप्रभुता और डेटा को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स की ग्रिप और चोक तकनीक का उदाहरण देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी ताकतों के दबाव में सरेंडर कर चुके हैं। मार्शल आर्ट्स में तो ग्रिप, चोक और सरेंडर सब नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। आइए जरा सुनिए राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है, क्या कुछ बोला है, सुनिए। थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक टुडे ऑन द बजट। थैंक यू रिजिजू जी फॉर योर कमेंट्स. I appreciate them. Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो martial art की जो foundation होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं, इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है।
इसके बाद राहुल गांधी ने इकोनॉमिक सर्वे पर अपनी बात रखी और कहा कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण देख रहा था, मुझे दो मुख्य बिंदु मिले। पहला कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भू राजनीतिक संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। चीन, रूस और अन्य शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। दूसरा कि हम ऊर्जा और वित्तीय हथियारों के युग में जी रहे हैं। इसका मुख्य अर्थ यह है कि हम स्थिरता के युग से अस्थिरता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है और हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने भी यही कहा है कि युद्ध का युग समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम युद्ध के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए हम अस्थिरता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। डॉलर को चुनौती मिल रही है और अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती मिल रही है। हम एक महाशक्ति के युग से एक ऐसे नए युग की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक अस्थिर दुनिया है और आर्थिक सर्वेक्षण भी यही कहता है और मैं इससे सहमत हूं। Sir, I was looking at the economic survey and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द चाइनीज, बाय द रशियंस, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है। Main thing they are saying here is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran, we had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. The dollar is being challenged. The central game, as my friends on the other side understand, is the dollar is being challenged. US supremacy is being challenged. We are moving from a world of one superpower to some new world that really we can't predict. Maybe two superpowers, maybe multiple powers. And it's an unstable world. And that is what you have said in your economic survey, and I agree with it, 100%. राहुल गांधी ने ईरान और यूक्रेन जैसे वैश्विक युद्धों का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया एक खतरनाक दौर में है। राहुल ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका और चीन के बीच की लड़ाई में सबसे कीमती चीज इंडियन डेटा है, यानी आम भारतीयों की निजी जानकारी जिस तरह डेटा में तब्दील होकर वैश्विक शक्तियों के पास पहुंच रही है, उस पर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। साथ ही अमेरिका से डील को उन्होंने बराबरी का सौदा नहीं माना और दावा किया कि इंडिया गठबंधन होता तो ट्रंप से बराबरी की बात करता, लेकिन मौजूदा सरकार ने नौकर की तरह डेटा सौंप दिया है। वहीं किसानों के हक की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने अमेरिका के लिए दरवाजे खोलकर भारतीय किसानों को कुचलने की तैयारी की है। हमारे किसानों पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। वहीं बांग्लादेश पर अमेरिका ने शून्य टैरिफ लगाया है, जिससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। इस पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी जब बिंदुवार तरीके से यानी पॉइंट वाइज
मोदी सरकार के बजट और अमेरिका से डील पर सरकार को घेर रहे थे, तब सदन में बैठे ट्रेजरी बेंच के लोग काफी बेचैन दिख रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने जैसे ही अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया तो इसके बाद तो वहां तहलका मच गया। उन्हें फौरन ही नियम याद दिलाए जाने लगे। जगदंबिका पाल ने उन्हें बजट पर बोलने को कहा और कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका पक्ष रखने के लिए यहां नहीं है, उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते। इस पर केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या नियम केवल हमारे लिए है, क्योंकि इसी सदन में कुछ दिन पहले दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी बेतुके आरोप लगाकर कीचड़ उछाला गया था। बहरहाल बार बार की टोका टाकी के बाद भी राहुल गांधी रुके नहीं और उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसीलिए वो जेल में नहीं है। उन्होंने हरदीप पुरी का भी नाम इस विवाद से जोड़ा और कहा कि वो तो संसद के सदस्य हैं, मंत्री हैं। अपने भाषण में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आपको देश को बेचने में, हमारी मां भारत माता को बेचने में शर्म नहीं आई। इस पर उन्हें शब्दों की मर्यादा याद दिलाई गई तो राहुल गांधी ने साफ कहा, आर यू नॉट अशेम्ड। ऐसा कहना गलत नहीं है, इसमें कोई अपशब्द नहीं है। राहुल गांधी ने आक्रामक होते हुए कहा कि आपने भारत माता को बेच दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीएम ऐसी डील तब तक साइन करेगा जब तक उस पर चोक होल्ड ना हो। देखिए किस तरह राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री को ट्रंप ने कैसे ग्रिप में लेकर चोक कर दिया है। देखिए जरा। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. इसके बाद राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम भी लिया कि अमेरिका में उनके खिलाफ मामला है और इसका भी संबंध इस ट्रेड डील से है। हालांकि अडानी का नाम आते ही फिर से राहुल गांधी को टोकने और बोलने से रोकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। संसद के भीतर राहुल की जिन बातों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और स्पीकर ने जिन्हें रिकॉर्ड में नहीं लिया, उन बातों को राहुल ने बाहर आकर फिर से कहा है। जरा सुनिए। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। तो इस तरह राहुल गांधी ने आज एक बार फिर विपक्ष की ताकत और सच की ताकत का एहसास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करा दिया है। हालांकि जगदंबिका पाल ने उन्हें 2-3 बार राहुल राहुल कहकर टोका तो कांग्रेस ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि आप भाजपा के सदस्यों के लिए जब नाम आप उनका लेते हैं तो जी और जी कहते हैं, और राहुल गांधी के लिए यानी भाजपा के सदस्यों का नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ जी लगाते हैं, उन्हें आदरपूर्वक संबोधित करते हैं। और राहुल गांधी के लिए केवल राहुल राहुल कैसे कह रहे हैं आप। लेकिन इस तरह का पक्षपात अब बार बार जनता देख भी रही है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव में आकर ट्रेड डील साइन करने की बात उठाई, उतनी बार ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष में बेचैनी दिखी। आखिरकार जगदंबिका पाल ने नियम 352 यानी 352 रूल्स का हवाला देकर कहा कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी आरोप इस नियम के अंतर्गत वर्जित है। असल में नियम 352 के अनुसार प्रधानमंत्री को उच्च पदस्थ व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह नियम केवल भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और उनके दोनों सहयोगी,
और संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण जिनकी स्वतंत्र स्थिति और गरिमा की रक्षा करना सदन का दायित्व है, उन पर यह नियम लागू होता है। रूल 352। प्रधानमंत्री इस दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए उन पर किसी मुद्दे को लेकर आरोप लगाना गलत नहीं है। मगर इस समय भाजपा के साथ साथ सारे संवैधानिक पदों को भी प्रधानमंत्री के रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इस बीच अब राहुल गांधी को घेरने के लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाया जा रहा है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम हैं। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा। मैंने रिक्वेस्ट की है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वो अपनी बातों को साबित कर सके। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं और खासकर यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। आखिर राहुल गांधी ने किस आधार पर ऐसा बोला है? उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाया है। यह बात कही है किरण रिजिजू ने, तो साफ है कि अभी संसद में मामला और गरमाने वाला है। हालांकि राहुल गांधी के आज के भाषण ने जाहिर कर दिया है कि अडानी, अंबानी, ट्रंप, एप्स्टीन फाइल्स ये सब महज सनसनीखेज नाम और मुद्दे नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रक्षा सौदे, किसानों के हित और सबसे बढ़कर हमारी संप्रभुता को गिरवी रखने के औजार हैं। राहुल गांधी देश को इसी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश में हैं, जिसमें आज उन्हें आंशिक सफलता मिली है। तो आज हमारी राय में बस इतना ही। नमस्कार।